देखिए, आज हम बात करेंगे आधुनिक कंपनियों का आगमन इंडिया में कैसे हुआ था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये जो टॉपिक है ये है आपका आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया के बारे में बात है। और इसकी शुरुआत हम पार्ट 1 जो कि ये पहला वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे पुर्तगाली से। और बेसिकली इनको पोर्चुगीज बोलते हैं। वो एक यूरोपियन कंपनी है, सर्वप्रथम भारत में आने वाली ये प्रथम कंपनी है। अगर हम बात करें तो ये प्रथम यूरोपियन शक्ति है, ये यूरोपियन पावर्स है जो इंडिया में आई थी। और कब आई थी अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये पहली बार भारत में 1498 में यानी 1498 में आई थी। और कौन आया था इसमें? वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति आया था। सर्वप्रथम वास्को डिगामा नाम का व्यक्ति आया था जो 1498 में भारत में पहुंचा था। और ये भारत के पश्चिमी तट पर ये आ जाती है। और भारत के पश्चिमी तट यानी कि बोले तो केरल, केरल में आती है। और केरल में भी किस जगह पर आती है? कालीकट पर। उस समय कालीकट का जो शासक था, वो शासक यानी राजा जो था वो जमोरिन था। अच्छा जमोरिन ने इन यूरोपियन शक्ति वास्को डिगामा है, इनका स्वागत किया गया। इनके द्वारा इसका स्वागत किया गया। किसके द्वारा? जमोरिन के द्वारा। लेकिन वहां पर कुछ पहले से ही रहने वाले अरब व्यापारी थे, अरब कंट्री के व्यापारी थे। इन लोगों ने विरोध किया। विरोध करने का पर्पस ये था इसका कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो ये भी व्यापार करेंगे और अरब लोग यहाँ से व्यापार के लिए इनको व्यापार करने में समस्याएं होगी। ओके, इन लोगों ने विरोध किया। देन ये वास्को डिगामा वापस अपने पुर्तगाल जाता है। और पुर्तगाल जाने के बाद ये वापस आता है भारत। कब आता है वापस से रिटर्न? 1502 में ये वापस से भारत रिटर्न आता है। इसके बाद पेट्रो अल्ब्रेच केवराज के नेतृत्व में सेकेंड अभियान भी आया था। लेकिन ये सेकेंड अभियान कब आया था? 1500 में आया था। अच्छा, इन पुर्तगालियों द्वारा भारत में एक कारखाना निर्माण की पद्धति लाई गई। इनके द्वारा कारखाना निर्माण की पद्धति लाए। और ये जो इन्होंने ये कहां से सीखी थी? इन्होंने ये पद्धति कहां से सीखी थी? इटली से सीखी थी। और ये भारत में आकर इन्होंने एक कारखाना पद्धति दे दी गई। इसके द्वारा इन जो पुर्तगीज थी इनके द्वारा भारत में कई जगहों पर बंदरगाह, केंद्र और फैक्ट्रियां बनाई गई। इनमें से प्रथम जो फैक्ट्री है 1503 में कहा बनाई थी? कोचीन में बनाई थी। कोचीन बनाई थी। दूसरी 1505 में कन्नौर में फैक्ट्री बनाई थी। इसके बाद कालीकट, गोवा, दमन, चटगांव, दीव, हुगली, इन कई जगहों पर इन्होंने अपनी कई फैक्ट्रियां बनवाई थी। इसके अलावा मछलीपट्टनम में भी अपनी फैक्ट्री बनाई थी। सिमिलरली इसी की तरह उन्होंने नागपट्टनम, कोरोमंडल तट पर, है ना, एक फैक्ट्री बनाई थी। और जिसका पर्पस था एशियाई देशों के पर क्या करना था? व्यापार करना था। ओके, जब पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर कंपनी आ गई, व्यापार स्थापित होने लगा, तब पुर्तगाल से यहाँ पर कुछ गवर्नर नियुक्त होकर पहुंचाए जाने लगे। इन गवर्नर में सर्वप्रथम जो गवर्नर थे वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कब आया था? 1505 में भारत में आया था। अतः इनके द्वारा कुछ चीजें दी गई थी जिसमें मुख्यतः नीला पानी नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी थी। और जिसके तहत क्या था? हिंद महासागर के व्यापार नियंत्रण करना। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। और इन्होंने अल्मीडा जो साहब थे इनके द्वारा भारत में व्यापारियों से अपील की कि भारत में आप किले बनाइए और भारत के अंदर आप दुर्ग बनाइए। इनके द्वारा ये अपील की गई थी और इनके द्वारा मुख्य काम किए गए थे ये। इसके बाद दूसरे जो आपके गवर्नर आते हैं अल्फांसो दी अबुलबर्ग अल्बुकर्क, ये यहाँ पर आते हैं। और बेसिकली ये कब आते हैं? 1509 में भारत में आते हैं। और इनका जो मुख्यतः काम था, इनने भारत को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए बोला गया। इन्हें कहा कि जो पुर्तगीज जो आते हैं, पुर्तगाली जो आते हैं भारत में, वो भारतीय स्त्रियों के साथ क्या करें? विवाह करें। और साथ ही इनके द्वारा ऐसा कहा गया है ऐसा कि ये जो पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक यही थे, है ना, पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक यही थे। और इनके द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। इसके बाद तीसरे नंबर के जो आते हैं नीनो डी कुन्हा, ये कब आते हैं? 1530 में आते हैं। और इनके बारे में ये कहा कि इन्होंने क्या किया? गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बनाया। मतलब राजधानी कहाँ लेकर गए? गोवा में। और गोवा को पुर्तगाल की इन्होंने राजधानी बनाया। इसके अलावा इन्होंने बेसिन में 1534 में बेसिन और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा? नीनो डी कुन्हा के द्वारा। ओके, इसके बाद आते हैं जोना डी कैस्ट्रो। इनके द्वारा पश्चिमी भारत में बंबई, चोल, दीप, सालसेट, है ना, बंबई है, चोल है, दीप है, सालसेट और बेसिन पर नियंत्रण
किया गया, ये इनके द्वारा ये इनके किया गया मुख्य कार्य था। इसके बाद फ्रांसिस्को के समय वहां पर फ्रांस खास करके पुर्तगाल से पादरी भी आते हैं जिनका नाम है फ्रांसिस्को जेवियर ये आते हैं यहाँ पर पादरी के रूप में आते हैं यहाँ पर बेसिकली, और इनका काम यहाँ पर खास करके इंडिया में अपने होने वाली सभी चीजों के बारे में, यानी जो भी धर्म है इनके बारे में यहाँ पर सिखाना इनका मुख्य कार्य था, है ना। तो यही इनके द्वारा किए गए काम थे, है ना। अब ओके, यहाँ पर भारत में पुर्तगालियों की कुछ देन रही है, इनके द्वारा भारत में क्या क्या दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वपहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना अगर बात करें तो 1956 में कहां पर स्थापित की गई, इनके द्वारा गोवा में की गई। इसके अलावा पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की जो खेती है उसकी स्थापना, मतलब उसको तंबाकू खेती करना सिखाया गया, तंबाकू की खेती की भारत में दी गई है। इसके बाद इन्होंने एक स्थापत्य कला शैली होती गोथिक स्थापत्य कला शैली, इसका भी इन्होंने क्या दिया था, भारत को दिया है, स्थापत्य कला शैली भी भारत को दी है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, केरल में ही एक 1910 के अंदर एक गिरजाघर बनाया जो कि भारत का एक मात्र प्रथम गिरजाघर था। वहीं अगर बात करें तो इन्होंने भारत में खास करके गोला बारूद एवं काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति ये किसी को नहीं देते थे, क्योंकि इनको वो सिर्फ अपने लिए ही मानते थे। ओके, तो अब पुर्तगालियों ने इतना अच्छा किया, इंडिया में आकर अपनी कंपनी स्थापित कर दी, लेकिन कई कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से ये ज्यादा समय तक इंडिया में रह नहीं पाए। तो अब अगर हम देखें तो पुर्तगालियों का पतन, यानी ये यहाँ से खत्म हुए इंडिया से, इनके पतन होने के जो कुछ कारण थे, जो प्रमुख कारण है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण था वो ईसाईकरण की नीति। ईसाईकरण की नीति इसका मतलब होता है कि बेसिकली जब ये आए थे तो धीरे धीरे करके ये लोगों को ईसाई में, यानी ईसाई धर्म में बदलना इन्होंने चालू कर दिया, जिसकी वजह से इनको भारत में क्या करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। तो ईसाईकरण की नीति के कारण भी ये क्या हुआ कि ये यहाँ से इनका पतन होने का मुख्य कारण रहा है। वहीं दूसरा कारण देखे थे बर्बरतापूर्ण समुद्री लूटपाट। ये क्या करते थे, जो दूसरे देश थे, जो छोटे छोटे देश थे, जो व्यापार करते थे भारत के साथ, या भारत के कुछ लोग व्यापारी यहाँ करते थे, तो उनके साथ ये जो पुर्तगाली थे ये लूटपाट का कार्य भी करते थे। इस वजह से भी ये वो लोग इनसे नाराज हो गए थे, धीरे धीरे करके इनके पतन का कारण में एक ये प्रमुख कारण रहा। इसके बाद एक और पद्धति थी जिसका नाम सुना होगा, कार्टजा अल्मेडा काफिला पद्धति, है ना। तो इस पद्धति में क्या होता था कि अगर भारत के साथ अगर समुद्र में व्यापार करना है या समुद्र में किसी भी तरह का व्यापार करना है तो हमें उनको क्या करना होता है, दूसरे देशों को पुर्तगालियों से क्या लेना होता है, परमिशन लेना होती थी। या फिर अगर बात करें तो भारत के लोगों को भी समुद्र के अंदर व्यापार करना होता था तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय बाद अंग्रेजी शक्तियां और डच शक्तियां भी भारत में आ गई और इस वजह से इनका विरोध करना इन्होंने चालू कर दिया। इसी वजह से इनका ये सामना, इनकी पावर का, खास करके समुद्र में जो अंग्रेजों की जो पावर थी उसका सामना नहीं कर पाए और इस वजह से इनका पतन हो गया। वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि इनका रखवाली करने वाला या इनके साथ देने वाला एक प्रमुख साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, उस समय इनका व्यापार और भी फला फूला था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का भी उस समय पतन हो गया, जिसकी वजह से ये ज्यादा दिन तक भारत में रह नहीं पाए। वही बात करें तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर हम देखते हैं तो स्पेन जो देश है अंतरराष्ट्रीय लेवल में, उस समय क्या हुआ, स्पेन ने क्या कर दिया था, पुर्तगाल है इसका भी क्या कर लिया था, इसकी स्वतंत्रता का हरण कर लिया था। हरण करना मतलब इसका स्वतंत्रता इसकी छीन ली थी। इस वजह से ही पुर्तगालियों का क्या हो गया था, पतन हो गया था।